पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बनकर उभरा। यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं युद्ध से बर्बाद हो चुकी थीं और युद्ध से पहले वाले अपने आर्थिक दबदबे को कायम रखने में असमर्थ थीं। इससे एक शून्य पैदा हुआ जिसे भरने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह तैयार था। युद्ध ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। संयुक्त राज्य अमेरिका अपेक्षाकृत रूप से अक्षत और आर्थिक रूप से मजबूत उभरा। उसके उद्योग फल फूल रहे थे और उसकी वित्तीय प्रणालियां बरकरार थीं। 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते ने डॉलर की स्थिति को मजबूत किया, इसे सोने से जोड़ा और इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त का केंद्र बिंदु बना दिया। यह समझौता एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने एक नई वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था स्थापित की, जिसके केंद्र में अमेरिकी डॉलर था। इस प्रणाली ने अद्वितीय वैश्विक विकास को सुगम बनाया, जिसके केंद्र में डॉलर था। डॉलर द्वारा प्रदान की गई स्थिरता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि की अनुमति दी, जिससे दुनिया भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। देशों ने स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए डॉलर का भंडार रखा। डॉलर रखना देशों के लिए यह सुनिश्चित करने का एक तरीका बन गया कि वे मुद्रा में उतार चढ़ाव के जोखिम के बिना वैश्विक व्यापार और वित्त में संलग्न हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत फायदा हुआ, कम उधार लागत और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक प्रभाव का आनंद लिया। डॉलर की प्रभुत्व का अर्थ था कि अमेरिका कम ब्याज दरों पर पैसे उधार ले सकता था और उसकी आर्थिक मजबूती से उसकी भू राजनीतिक शक्ति को बल मिला। इस प्रणाली ने आर्थिक अन्योन्याश्रयता को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही कमजोरियां भी पैदा की, क्योंकि वैश्विक प्रणाली की स्थिरता काफी हद तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती पर निर्भर करती थी। यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो दुनिया भर में इसके प्रभाव महसूस किए जाएंगे। हालांकि बदलाव के बीज 1970 के दशक में बोए गए थे। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बदलने लगा और ब्रेटन वुड्स प्रणाली की नींव दरकने लगी। राष्ट्रपति निक्सन के डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को समाप्त करने के फैसले ने, जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली को प्रभावी ढंग से समाप्त कर रहा था, एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ते व्यापार घाटे और मुद्रास्फीति के दबाव को दूर करने की जरूरत से प्रेरित था। इस कदम ने एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली शुरू की, जिससे डॉलर का मूल्य बाजार की ताकतों के अधीन हो गया। अब डॉलर का मूल्य वैश्विक मुद्रा बाजारों में आपूर्ति और मांग के आधार पर उतार चढ़ाव करेगा। हालांकि इसने अधिक लचीलापन प्रदान किया, इसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता भी पेश की। नई प्रणाली के लिए देशों को अधिक अप्रत्याशित आर्थिक वातावरण के अनुकूल होने की आवश्यकता थी, जहां मुद्रा मूल्य तेजी से बदल सकते थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रभावित कर सकते थे। सोने के मानक के अंत ने तुरंत डॉलर को सिंहासन से नहीं हटाया। वास्तव में 1970 के दशक की शुरुआत में सोने के मानक से दूरी वैश्विक वित्त में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, लेकिन डॉलर का प्रभुत्व काफी हद तक अप्रभावित रहा। यह कई प्रमुख कारकों के कारण था, जिन्होंने इसकी प्रमुखता का समर्थन करना जारी रखा। इसकी गहरी तरलता, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार और स्थिरता और व्यवहार्य विकल्पों की कमी ने इसे अपनी प्रमुखता बनाए रखने की अनुमति दी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था न केवल दुनिया में सबसे बड़ी थी, बल्कि सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, जो डॉलर के निरंतर प्रभुत्व के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती थी। इसके अतिरिक्त डॉलर की गहरी तरलता का मतलब था कि यह व्यापक रूप से उपलब्ध था और आसानी से इसका व्यापार किया जा सकता था, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए पसंदीदा मुद्रा बन गई। हालांकि चुनौतियां उभरने लगीं। जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, नई आर्थिक शक्तियां उभरने लगीं और उनके साथ डॉलर के प्रभुत्व के लिए नई चुनौतियां भी सामने आईं। ये उभरती हुई चुनौतियां न केवल आर्थिक थीं, बल्कि भू राजनीतिक भी थीं, क्योंकि देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे। 1970 के दशक के तेल संकटों और उसके बाद की आर्थिक अस्थिरता ने डॉलर केंद्रित प्रणाली के संभावित जोखिमों को उजागर किया। 1970 के दशक के तेल संकट, जो मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनावों से शुरू हुए थे, के कारण तेल की कीमतें आसमान छू गईं और महत्वपूर्ण आर्थिक उथल-पुथल मच गई। अस्थिरता की इस अवधि ने अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भर वैश्विक वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को रेखांकित किया। 1980 के दशक में जापान का एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय और यूरोप के भीतर बढ़ते व्यापार के साथ रिजर्व मुद्राओं को विविधता प्रदान करने के बारे में चर्चा हुई।
जापान की तेज आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति ने इसे अमेरिका के एक दुर्जेय प्रतियोगी के रूप में स्थान दिया, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक रिजर्व मुद्राओं की आवश्यकता के बारे में चर्चा शुरू हुई। 1999 में यूरो का निर्माण दशकों में डॉलर के लिए पहला विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करता था। यूरो की शुरुआत अधिक संतुलित वैश्विक वित्तीय प्रणाली की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। यूरो जोन की आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो ने डॉलर के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में तेजी से जोर पकड़ा, जिससे देशों को उनके रिजर्व होल्डिंग्स के लिए एक नया विकल्प मिला। जबकि यूरो जोन के शुरुआती वर्षों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, इसने कुछ देशों के बीच अधिक से अधिक वित्तीय स्वायत्तता की इच्छा का प्रदर्शन किया। यूरो के शुरुआती वर्ष कठिनाइयों के बिना नहीं थे, क्योंकि यूरो जोन को आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि यूरो के निर्माण ने अधिक से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए यूरोपीय देशों की बढ़ती इच्छा को उजागर किया। इसके अलावा विशेष रूप से प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिकी डॉलर का विदेश नीति के साधन के रूप में बढ़ते उपयोग ने अमेरिकी प्रभाव से सावधान देशों के बीच चिंता जताई। अन्य देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा डॉलर का उपयोग विवाद का विषय बन गया, क्योंकि इसने अमेरिका द्वारा अपनी मुद्रा के माध्यम से विल्डेड की गई शक्ति और प्रभाव को रेखांकित किया। ईरान और रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाना अक्सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दरकिनार करते हुए आक्रोश और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों की इच्छा को फ्यूल्ड करता है, जो अमेरिकी दबाव के प्रति कम संवेदनशील हैं। ये प्रतिबंध, जिन्हें कभी-कभी अमेरिका द्वारा एकतरफा रूप से लागू किया जाता था, ने डॉलर प्रधान वित्तीय प्रणाली से जुड़े जोखिमों को उजागर किया और वैकल्पिक प्रणालियों को विकसित करने के प्रयासों को प्रेरित किया, जो अमेरिकी प्रभाव से स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। 21वीं सदी ने शक्ति के वैश्विक संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। यह बदलाव कोई क्षणिक क्षण नहीं था, बल्कि एक गहरा परिवर्तन था जो आज भी भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रहा है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से ब्रिक्स राष्ट्रों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने तेज आर्थिक विकास का अनुभव किया और विश्व मंच पर खुद को मुखर किया। ये देश, जिन्हें कभी वैश्विक अर्थशास्त्र में मामूली खिलाड़ी माना जाता था, ने स्थापित शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देना शुरू कर दिया। उनकी वृद्धि कई कारकों के संयोजन से फ्यूल्ड थी, जिसमें विशाल प्राकृतिक संसाधन, बढ़ती आबादी और रणनीतिक आर्थिक सुधार शामिल हैं। इस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने मौजूदा पश्चिमी प्रधान संस्थानों और वित्तीय प्रणालियों को चुनौती दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसे पारंपरिक पावरहाउस ने खुद को नए प्रतियोगियों का सामना करते हुए पाया, जो खेल के नियमों को फिर से लिखने के लिए उत्सुक थे। ब्रिक्स राष्ट्रों ने अपनी विविध संस्कृतियों और आर्थिक रणनीतियों के साथ वैश्विक शासन के लिए नए दृष्टिकोण और नवीन दृष्टिकोण लाए। ब्रिक्स राष्ट्रों ने अपनी विशाल आबादी और बढ़ते आर्थिक दबदबे के साथ वैश्विक मामलों में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव की मांग की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधारों पर जोर दिया, एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि वैश्विक शासन संरचना की वकालत की। उनके प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनके हितों की रक्षा वैश्विक क्षेत्र में की जाए। उन्होंने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विकल्प के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जिन्हें लंबे समय से पश्चिमी हितों का प्रभुत्व माना जाता था। NDB का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जो धन का एक नया स्रोत प्रदान करता था, जो अक्सर पश्चिमी नेतृत्व वाली संस्थाओं द्वारा लगाए गए राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से बंधा नहीं था। इन कदमों ने अधिक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था बनाने की इच्छा का संकेत दिया। ब्रिक्स राष्ट्रों ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां वित्तीय शक्ति अधिक समान रूप से वितरित हो और जहां देश कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की सनक के अधीन हुए बिना अपने विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकें। यह दृष्टि केवल आर्थिक शक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि राजनीतिक संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता के बारे में भी थी। महत्वपूर्ण रूप से ब्रिक्स राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में डॉलर के विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। डॉलर का प्रभुत्व लंबे समय से कई देशों के लिए हताशा का स्रोत रहा है, क्योंकि इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक आर्थिक मामलों पर महत्वपूर्ण लाभ दिया है। विकल्पों की तलाश करके ब्रिक्स राष्ट्रों का उद्देश्य इस निर्भरता को कम करना
और अधिक संतुलित वैश्विक वित्तीय प्रणाली बनाना था। विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते, जिससे देश अपनी मुद्राओं में सीधे व्यापार कर सकें, ने जोर पकड़ा। इन समझौतों ने डॉलर लेन देन की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए देशों के बीच सुचारू और अधिक कुशल व्यापार की सुविधा प्रदान की। उन्होंने स्थानीय मुद्राओं को स्थिर करने और विनिमय दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में भी मदद की। इन समझौतों का उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता कम करना और अमेरिकी मौद्रिक नीति में उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करना था। अपने मुद्रा भंडार और व्यापार प्रथाओं में विविधता लाकर ब्रिक्स राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अस्थिरता और अनिश्चितताओं से बचाने की कोशिश की। यह रणनीति अधिक लचीला और आत्मनिर्भर आर्थिक ढांचा बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा थी। चीन के क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक भुगतान प्रणाली CIPS जैसी वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की स्थापना ने डॉलर के प्रभुत्व को और कम कर दिया। इन प्रणालियों ने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए नए रास्ते प्रदान किए, डॉलर आधारित निपटान की आवश्यकता को कम किया और भाग लेने वाले देशों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाया। ऐसी प्रणालियों का उदय अधिक विविध और बहुध्रुवीय वैश्विक वित्तीय परिदृश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। डॉलर से दूरी, जिसे अक्सर डॉलर से हटाना कहा जाता है, कोई नई घटना नहीं है। हालांकि बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के साथ हाल के प्रयासों के पैमाने और दायरे ने बहस को तेज कर दिया है। कुछ लोगों का तर्क है कि हम एक नए मुद्रा युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं, जिसमें देश अधिक से अधिक वित्तीय स्वायत्तता और प्रभाव के लिए होड़ कर रहे हैं। डॉलर से हटाने के पीछे की प्रेरणाएं जटिल और बहुआयामी हैं। कुछ देशों के लिए यह अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और इसकी अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के बारे में है। दूसरों के लिए यह मौजूदा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को चुनौती देने और अपने स्वयं के आर्थिक और भू राजनीतिक हितों पर जोर देने के बारे में है। प्रतिबंधों के माध्यम से डॉलर के हथियारीकरण ने भी डॉलर से हटाने का एक प्रमुख चालक रहा है। रूस और ईरान जैसे देश, जिन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का निशाना बनाया गया है, ने डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली को दरकिनार करने और अमेरिकी दबाव के प्रति अपनी भेद्यता को कम करने के तरीके तलाशे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में यूरो, युआन और रूबल जैसी वैकल्पिक मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। 1970 के दशक में स्थापित पेट्रो डॉलर प्रणाली अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व की आधारशिला रही है। इस प्रणाली के तहत तेल उत्पादक देशों, विशेषकर मध्य पूर्व के देशों, ने अमेरिकी डॉलर में तेल की कीमत और बिक्री के लिए सहमति व्यक्त की। इससे डॉलर की भारी मांग पैदा हुई, क्योंकि देशों को तेल खरीदने के लिए उनकी आवश्यकता थी, और डॉलर की दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थिति मजबूत हुई। हालांकि पेट्रो डॉलर प्रणाली बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। रूस और ब्राजील जैसे नए तेल उत्पादकों का उदय ने ऊर्जा बाजार में ओपेक के प्रभुत्व को कम कर दिया है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का बढ़ता उपयोग धीरे धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल के महत्व को कम कर रहा है। इसके अलावा वेनेजुएला और ईरान जैसे तेल उत्पादक देशों को लक्षित करने वाले प्रतिबंधों का बढ़ता उपयोग ने कुछ देशों को तेल लेन देन के लिए वैकल्पिक भुगतान तंत्र का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। चीन, एक प्रमुख तेल आयातक, इस प्रवृत्ति में सबसे आगे रहा है। युआन में तेल खरीद का निपटान तेजी से कर रहा है। ये घटनाक्रम भू राजनीतिक बदलावों और नए मुद्रा गठबंधनों के उद्भव के साथ धीरे धीरे पेट्रो डॉलर प्रणाली की नींव को मिटा रहे हैं। हालांकि भविष्य अनिश्चित है, एक बात तो तय है, ज्ञान ही शक्ति है। बदलते वित्तीय परिदृश्य के बारे में खुद को शिक्षित करें, अपने निवेश में विविधता लाएं और भविष्य में जो कुछ भी हो उसके लिए तैयार रहें। वित्त के भविष्य पर अधिक गहन विश्लेषण के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आप डी-डॉलराइजेशन को लेकर चिंतित हैं। आप भविष्य के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। बदलते वित्तीय परिदृश्य से बेखबर न रहे, सूचित और सशक्त रहें।